हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जीएस टू लेक्चर सीरीज का 42nd नंबर लेक्चर है। आज हम लोग हंगर एंड माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आशा है कि इससे पहले जो भी वीडियोस आए हैं उसको आपने देख लिया है, और अगर नहीं देखा है तो जा करके वो प्लेलिस्ट को खोल लीजिए। जीएस2 का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो भी वीडियो नहीं देखे उसको देखिए और उसके नोट्स जरूर से बना लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो सीरीज आपको थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ 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 इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर है हंगर और माल न्यूट्रिशन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक जो है जनरली इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोविड-19 के बाद में उस पर थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया जाने लग गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, हंगर और माल न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम जानते हैं माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय माल न्यूट्रिशन? देखिए, अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन रेफर्स टू डिफिशियंसीज, एक्सेसेस और इम्बैलेंसेस इन पर्सन्स इनटेक ऑफ एनर्जी एंड और न्यूट्रिएंट्स। क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, वह फेज है जिसमें डिफिशियंसी हो जाती है, या एक्सेस हो जाता है, या इम्बैलेंस हो जाता है शरीर में, बॉडी में, किसी चीज़ का, एनर्जी का, जो भी इनटेक ले रहे हैं उसका, एनर्जी का और न्यूट्रिएंट्स का, या फिर दोनों का। बात समझ रहे हैं? या तो सिर्फ एनर्जी कम हो जाएगी, उससे भी माल न्यूट्रिशन होगा, या न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएगा, उससे भी माल न्यूट्रिशन होगा, या इसका इम्बैलेंस हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, इससे भी होगा, या फिर दोनों, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स दोनों का डिफिशियंसी, एक्सेस या इम्बैलेंस हो जाएगा, उससे भी माल न्यूट्रिशन होगा। तो माल न्यूट्रिशन को ना ऐसे समझने के लिए हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है अंडर न्यूट्रिशन, और दूसरे को अदर कैटेगरी में रखते हैं, या फिर कई बार इसको ओवर न्यूट्रिशन भी कह देते हैं, ठीक है। देखिए, तो अंडर न्यूट्रिशन में जो पॉइंट है उसको बहुत इंपॉर्टेंट से है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से उसको देखिएगा। देखिए, इसमें पहला जो आता है वो आता है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब क्या होता है? स्टंटिंग का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज। जितना बच्चे का एज है उस हिसाब से उसका हाइट कम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो बच्चा क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है, ठीक है। उसको बहुत ही दिनों से, बचपन से ही जो है वो क्रॉनिक, बहुत ही मतलब पुराना माल न्यूट्रिशन की जो है शिकायत है। तो ये हो गया स्टंटिंग, ठीक है। दूसरा हो जाएगा वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब हुआ लो वेट फॉर हाइट। जितना उसका हाइट है उसके हिसाब से वेट उसका कम है, सुखरू टाइप का, उसको बोलते हैं एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इस तरह के बच्चे को अगर आप फूंक दीजिएगा तो उड़ सकते हैं, ठीक है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ओके, एनीवे, ओके। तो ये हो गए वेस्टिंग। तो वेस्टिंग वाले बच्चे जो है दुबले पतले, बहुत ज़्यादा दुबले पतले होंगे, ठीक है। स्टंटिंग वाले थोड़े से क्या कहते हैं, कम हाइट के होंगे, ठीक है। और अंडर वेट वाले जो होते हैं वो लो वेट फॉर एज, एज के हिसाब से इनका हाइट, जो वेट जो है वो कम होता है। अब वेस्टिंग और अंडर वेट में दो ही अंतर है। वेस्टिंग जो है हाइट के हिसाब से कम वेट है, ठीक है। और अंडर वेट जो है वो एज के हिसाब से कम वेट है, समझ गए? तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है जो 30 साल का है मान लीजिए, और उसका वेट जो है मान लीजिए 20 किलो है, तो अंडर वेट हो गया। एज के हिसाब से भी देखा जाता है, समझ गए इस चीज़ को। और बच्चा जो है छोटा अगर है, 5 साल का बच्चा है और वो 3 किलो 4 किलो का है, तो 5 किलो का है मान लीजिए, तो क्या होगा? तो मतलब समझिए कि बहुत ही ज़्यादा अंडर वेट है वो, है ना? तो फूकेंगे तो उड़ ही जाएगा ना। एनीवे, जोक्स अपार्ट, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 3 चीज़ का जो है कई बार मीनिंग पूछ देता है, तो ये इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला जो इसमें कैटेगरी है वो आता है हिडन हंगर। इसको बोलते हैं हिडन हंगर। ये क्या है? ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी जो है वो है, ये आता है हिडन हंगर के अंदर में। इसके बारे में हम लोग विस्तृत में थोड़ा चर्चा कर लेंगे अभी आने वाले स्लाइड्स में, ठीक है। अब देखते हैं ओवर न्यूट्रिशन या अदर्स कैटेगरी में जिसको रखा जाता है। इसमें पहला आता है ओवरवेट। ओवरवेट का मतलब क्या हो गया? जितना उसका ये है, क्या कहते हैं, बॉडी का ग्रोथ है उस हिसाब से वेट उसका ज़्यादा, ठीक है। तो वो हो गया ओवरवेट। एक होता है ओबेसिटी, मोटापा जिसको कहते हैं। इसमें बीएमआई जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो है, वो क्या हो जाता है? 25 से ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ और है, ये जो बीएमआई होता है वो कैसे मापते हैं ज़रा बताइए? बीएमआई कैसे मापते हैं? हाउ टू कैलकुलेट बीएमआई? तो उसका एक फ़ॉर्मूला होता है, उसको आप लोग ध्यान से रखिएगा। एक तो आप जब भी नेट पे जाइएगा ना, वहाँ पे बीएमआई कैलकुलेटर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो बीएमआई कैलकुलेटर के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं उसको, मतलब
कितना बॉडी मास इंडेक्स होगा वो, ठीक है। वैसे इसका एक फॉर्मूला होता है बॉडी मास इंडेक्स का, उसको भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है ज़रा मुझे बताइए, ये फॉर्मूला क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ठीक है, ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ आगे। देखिए, अब इसमें जो अगला जो पॉइंट आता है वो क्या आता है, डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए, डाइट रिलेटेड भी हो सकता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी हो सकता है। ऐसे डिजीज जैसे हो गया हार्ट डिजीज हो गया, स्ट्रोक से रिलेटेड, डायबिटीज, कैंसर से रिलेटेड, ये माल न्यूट्रिशन है, ओवर न्यूट्रिशन एक तरीके से समझ लीजिए इन सब में, ठीक है। तो या फिर डाइट से रिलेटेड हो गया, तो ये अदर कैटेगरी में इसीलिए इसको रखा गया है। कई बार जो है हो सकता है ओवर न्यूट्रिशन से ना हो या अंडर न्यूट्रिशन से ना हो, किसी और कारणों से हो गया हो, ठीक है, वो भी इसमें आता है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान से समझ के रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला जो है वो डेटा है, इसको थोड़ा समझिएगा। देखिए, पहला जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये 2021 में जब आया था तो हम 94 से गिर करके चले गए थे 101 पे। अब 2023 में जो अभी का जो है उसमें जो है वो 111 पे आ गए हैं, 111 पे। 125 कंट्री में हम 111वीं पोजीशन पे हैं, ठीक है। मतलब गिर ही रहे हैं, हमारा जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। अब आपका क्या काम है, ये जो ग्लोबल हंगर हंगर इंडेक्स है इसमें दो फैक्ट खोजिएगा, ये किसके द्वारा निकाला जाता है, ये कौन इसको जारी करता है, और ये कब कब निकाला जाता है। 1 साल पे निकाला जाता है, 2 साल पे निकाला जाता है, 5 साल पे निकाला जाता है, क्या होता है इसका। ये दो फैक्ट आप खोज के रखिएगा और इसको मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। देखिए, मैं वर्क इसलिए आपको देता हूँ कि अगर आप सर्च कीजिएगा ना तो इसके साथ साथ और भी जानकारी आपको हो जाएगी, और भी कुछ पढ़िएगा तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको आ जाएगा। प्रीलिम्स में यही काम करता है, ठीक है। जितना डिटेल में आप स्टडी किए रहिएगा, ठीक है, मतलब आपको अपना एरिया बढ़ाना है, ठीक है। तो लाइन मान लीजिए आप ये तो पढ़ के गए हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 111 है 2023 में, ये आपको पता है। लेकिन पूछ देगा वहां पे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब बताइए। आप तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो सुने हैं, लेकिन किसके द्वारा निकाला जाता है, किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, आपको पता नहीं, ठीक है। बात समझे, तो इसीलिए ये दो दो फैक्ट जो मैंने कहा उसको आप लिख लीजिएगा और मुझे भी बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है NFHS, ये सिक्स वाला आने वाला है अभी, ठीक है। अभी NFHS जो है ये स्टंटिंग 36% कह रहा है, वेस्टिंग 19% कह रहा है भारत में, और अंडर वेट का केस जो है वो 32% कह रहा है। समझ रहे हैं, इतना गरीब सिचुएशन है भारत में अभी। एनीमिया की जहाँ तक बात है तो प्रेग्नेंट लेडी में जो 52% प्रेग्नेंट लेडी हैं उनमें एनीमिया देखा जाता है, यानी कि एनीमिया का मतलब खून की कमी, ठीक है। ब्लड की कमी होता है ये, ठीक है, लैक ऑफ ब्लड, एनीमिया, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका प्रेग्नेंट लेडी में देखा जाता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ओबिसिटी का अगर केस देखें, ओबिसिटी का अगर केस देखें, ओबिसिटी का मतलब समझते हैं ना, एक्स्ट्रा फैट हो जाना। बॉडी में जब एक्स्ट्रा फैट हो जाता है तो उसको बोलते हैं ओबेसिटी, ठीक है। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 जो आया था उसमें कहा गया कि 19% मेन और 21% वुमेन में ये देखा गया है ओबेसिटी का केस। लेकिन जब ये NFHS 5 आया तो इसमें बढ़ गया, 23 हो गया मेन का प्रतिशत और 24 हो गया वुमेन का प्रतिशत। हमने मतलब इसमें राइज ही कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज का कारण क्या है, सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी थोड़ी देर में। देखिए, अब NFHS 6 जब आएगा तो यहाँ पे आप उसको लिख लीजिएगा अपने, इसमें थोड़ा स्पेस छोड़ दीजिएगा इसको जब नोट बनाइएगा तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो कहता है कि इंडिया इज थर्ड मोस्ट मोस्ट ओबेस नेशन। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे मोस्ट मोटापा वाला कंट्री है, ठीक है। उसके बाद में FAO का जो है रिपोर्ट है ना, तो FAO का फुल फॉर्म बताइए। FAO, फूड एग्रीकल्चर क्या है पता नहीं, मुझे नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ, पता भी है तो मैं नहीं बताऊंगा आपको, कमेंट बॉक्स में लिखना है FAO का फुल फॉर्म बताइए। चलिए, अब देखिए FAO रिपोर्ट जो है उसमें क्या कहा जा रहा है कि 14.5%, 14.5% पॉपुलेशन जो है भारत में सो माल न्यूट्रिशन से या अंडर न्यूट्रिशन से, समझ गए इस चीज को। 14.5% ये डेटा आप FAO के इससे FAO के तरफ से जो है आपको दिया गया है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे, सोफी 2020
में क्या कहा गया है, ये एक मतलब ये भी एक तरीके का रिपोर्ट है, ठीक है। इंडिया हैज़ लार्जेस्ट फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन इन वर्ल्ड, 22% ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व का 22% जो पॉपुलेशन है, ऐसे व्यक्तियों का जो फूड इनसिक्योर हैं, जिनको फूड मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, उसमें भारत जो है वो लार्जेस्ट है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में फूड इनसिक्योर में। तो ये भी एक नेगेटिव, अपने लिए तो नेगेटिव ही चीज़ है, लेकिन एक डेटा है, उसको आप याद रखिएगा। अगला है ऑक्सफैम का रिपोर्ट। ऑक्सफैम कहता है कि कोविड-19 हैज़ अनलीस्ड अ सैलिएंट फूड क्राइसिस। कोविड-19 ने एक मतलब एक विशेष प्रकार का फूड क्राइसिस जो है वो पैदा कर दिया है। इसमें क्या है किया है कि इससे जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है, और एडिशनली जो है 100 मिलियन इंडियन जो है वो फूड डिस्ट्रेस से जो है वो वल्नरेबल हो गए हैं। मतलब उनको आने वाले समय में जो है वो खाने की कमी, फूड की कमी, फूड का डिस्ट्रेस जो है देखने को मिल सकता है, इसका संभावना जताया जा रहा है, ठीक है। 100 मिलियन ऐसे और ऐड हो गए, पहले जितना थे उतना तो थे ही, एक्स्ट्रा 100 मिलियन और ऐड हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन। व्हाट आर द डिफरेंट कॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन? देखिए, पहला जो कॉज है इसमें वो कहते हैं कि लैक ऑफ एडिक्वेट एक्सेस ऑफ फूड। फूड सही से एक्सेस नहीं हो पाता है, क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी, लोगों का अफोर्डेबिलिटी नहीं है, गरीब है, पॉवर्टी है। इन्फ्लेशन बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, देख रहे हैं, सब्जी का कीमत बढ़ गया है, कभी टमाटर 100 रुपये हो जाता है, कभी प्याज 100 रुपये हो जाता है, तो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, समझ रहे हैं। दालें कितनी महंगी हो गई हैं। अगर आप शॉपिंग करते होइएगा, अगर आप ग्रोसरी लाते होइएगा, तो आपको पता होगा कि दाल चावल ये सब जितना भी चीज़ है पहले से मुताबिक बहुत ज़्यादा इसका रेट बढ़ गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। तो पहला क्या हो गया, अफोर्डेबिलिटी नहीं है लोगों का, क्यों? क्योंकि पॉवर्टी है उनके वहाँ पे, और साथ में इन्फ्लेशन भी है, ठीक है। आगे अगला जो है, अमर्त्य सेन जी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि फेमाइन्स आर नॉट कॉज्ड बाय शॉर्टेज ऑफ फूड बट ड्यू टू इनएडिक्वेट एक्सेस टू फूड। उन्होंने कहा कि फूड का शॉर्टेज नहीं हो रहा है, एक्चुअली एक्सेस ही नहीं हो पा रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि एक हिस्से में ज़्यादा है, दूसरे हिस्से में कम है, तो जहाँ पे कम है वहाँ पे सही तरीके से एक्सेस नहीं हो पा रहा, सही तरीके से वो फूड जो है वो पहुँच नहीं रहा है। समझ गए इस चीज़ को? तो अमर सेन जी का ये कहना है कि सही से उसका जो है वो एडिक्वेट एक्सेस होना चाहिए, सबके पास में बराबर जो है मात्रा में जो है फूड मिलना चाहिए, तो उसमें जो है वो शॉर्टेज तब नहीं होगा फूड का। तो इसीलिए फेमाइन्स जो है, मतलब अकाल जो है वो क्यों, सूखा जिसको बोलते हैं ना, अकाल पड़ जाना, वो इसलिए होता है क्योंकि इनएडिक्वेट एक्सेस होता है फूड का, ठीक है। चलिए, अब है दूसरा जो इसका कारण कहा गया है, वो कहा गया है विशेष साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझते हैं। देखिए, विशेष साइकिल का मतलब होता है कि एक एक चक्र तैयार हो जाता है, एक चक्र बन जाता है। जैसे सपोज कीजिए एक चक्र का मैंने फोटो बनाया हुआ है यहाँ पे, आप भी बना लीजिएगा, अच्छा बनाइएगा इससे, ठीक है। ये अच्छा नहीं बनाया है मैंने, हाँ, जल्दी जल्दी में। देखिए, माल न्यूट्रिशन कोई वुमन है, अब ये माल न्यूट्रिशन वुमन, प्रेग्नेंट माल न्यूट्रिशन वुमन होगी शादी के बाद, ठीक है, उनका शादी होगा, बच्चे होने वाले हैं, तो प्रेग्नेंट माल न्यूट्रिशन वुमन की कैटेगरी में आ जाएंगी ये। अब इन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, अब ये बच्चा जो है वो भी इन्फेंट हो गया, इन्फेंट जो है वो माल न्यूट्रिशन हो गया। और अगर ये बच्चा अगर बेबी गर्ल रही, तो आगे चल करके, अब तक ये बेबी गर्ल तो ये है, क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन से, तो आगे आगे जा करके जब वो वुमेन होगी, बड़ी होगी, तो वो भी माल न्यूट्रिशन वुमेन हो जाएगी। तो ये एक सर्किल जो है वो चलता रह जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं विशेष साइकिल, समझ गए। तो विशेष साइकिल जो है वो भी एक तरीके का जो है वो कॉज है माल न्यूट्रिशन का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कुछ डिजीजेज हैं, कुछ सोशल इश्यूज हैं, उसके वजह से जो है वो फैलते हैं। मतलब कुछ डिजीजेज जो हैं वो सोशल इश्यूज की वजह से भी फैलते हैं। जैसे पहला देखिए, लैक ऑफ सैनिटेशन है, इसकी वजह से भी डिजीज फैलते हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार भी होते हैं इससे। लैक ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की वजह से भी, मतलब साफ पानी का जो है सही से सबके पास नहीं पहुंच पाता, ये भी एक कारण है। तीसरा कहते हैं कि लैक ऑफ एक्सेस और टू हेल्थ सर्विसेज सही से नहीं मिल पाता है ना। ये सब भी माल न्यूट्रिशन का कारण है, डिजीज का कारण है। पुअर हाउसिंग सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड जो है ये भी सही से नहीं मिल पाता है, हाउसिंग नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, लाइवलीहुड नहीं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना हैगा। पुअर इम्यूनाइजेशन है, सही से इम्यूनाइज नहीं किया जा रहा है सब हर एक बच्चों को, हर एक व्यक्तियों को, ठीक है। पुअर लिटरेसी एंड अवेयरनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिटरेसी और अवेयरनेस सबसे कम है इस मामले में, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में, ठीक है। लोग इग्नोर बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। फिर कहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है कई बार। आप देखिएगा कि अगर
जैसे बीसी इसका क्या कहते हैं उसका, कोई भी टीका अगर मान लो लगवाना, जो ज़रूरी नहीं है कि लगवाना ही है, लेकिन लगवाइएगा तो अच्छा रहेगा। तो जनरली गार्जियन अपने देखा जाता है कि बॉयज़ को दिलवाते हैं, गर्ल्स को नहीं दिलवाते हैं। तो ये सब चीज़ जो है देखा जाता है ना? तो कई बार जो है वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी देखा जाता है। लड़कियों का जल्दी इलाज नहीं करवाएँगे। तो ये सब चीज़ जो है वो गलत चीज़ है, उसको मतलब इस वजह बन जाता है मालन्यूट्रिशन का। उसके बाद में पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, माँ का तबीयत अगर सही नहीं है, उसका हेल्थ अगर सही नहीं है, तो बच्चे का भी तबीयत ठीक नहीं होगा, जैसे मैंने बताया अभी। तो ये सब भी जो है सोशल इश्यूज़ हैं, ये सब भी कारण बनते हैं मालन्यूट्रिशन और क्या कहते हैं डिजीज़ेज़ के, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं कि ओबेसिटी भी जो है वो मालन्यूट्रिशन का एक कारण है ना? जैसे मैंने बताया, तो इसका रीज़न क्या है ओबेसिटी का? इसका है ओवर न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन अगर बहुत ज़्यादा लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, ओबेसिटी हो जाएगा। इसमें जो पहले चीज़ कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन लीडिंग टू फूड फैट्स। अब देखिए, जो दुनिया जो इतना तरक्की कर रही है, अगर आप खाने की बात करें, तो वहाँ पे जितने भी फैट से का जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा हो रहा है बॉडी में, ठीक है? तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में लोग ज़्यादातर फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड ये सब खाने लग जाते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है वो ओबेसिटी बढ़ती है। दूसरा है कि सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, लैक ऑफ वर्कआउट, वर्कआउट नहीं कर पाते हैं लोग, घर में बैठे हैं, है ना? क्या कहते हैं काउच पोटैटो, मतलब काउच पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, पोटैटो चिप्स खा रहे हैं। तो इस तरीके का लाइफ़स्टाइल होने से क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कीजिएगा, वर्कआउट नहीं कीजिएगा, तो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होने की वजह से आपकी मोटापा आएगी ही आएगी, ठीक है? फिर कहते हैं कि बैड फूड हैबिट सही नहीं है, कहीं से बाहर का खाना ज़्यादा लोग खाते हैं, तेल मसाला, क्या कहते हैं फ्राइड फूड, फास्ट फूड ये सब चीज़ खाते हैं, तो फूड हैबिट्स भी सही नहीं है, इसकी वजह से ओबेसिटी देखने को मिलता है, ठीक है? अब एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, कई बार आप देखिएगा कि आप बैठ कर के पढ़ते हैं, उससे भी तोंद निकल जाती है, तो इसके लिए भी वर्कआउट करना ज़रूरी है, ठीक है? तो तोंद नहीं निकलने दीजिएगा, ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। पुअर रेगुलेशन ऑफ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में सही से रेगुलेशन नहीं हो पाता, वहाँ पे जाकर के चेकिंग सही से नहीं होता। एक बार एफएसआई से जो है फूड सिक्योरिटी से जो है फूड अथॉरिटी से ले लिया अपना क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन, उसका वो भी मस्त है, फूड अथॉरिटी भी मस्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बराबर चेकिंग, बराबर ये सब होना चाहिए, ऑडिट वगैरह होना चाहिए। अब इसमें कई बार देखा जाता है कि यूज ऑफ सेम ऑयल मल्टीपल टाइम, समोसा छान लिया कढ़ाई में और फिर जो तेल बच गया उसमें दूसरे दिन फिर से उसी में छान लिया, तो इससे क्या होता है, इससे जो भी है ओबेसिटी बढ़ती है और अलग अलग तरह की बीमारियां भी फैलती है। तो ये भी एक कारण है। तीसरा है कि इलिटरेसी अबाउट फूड इंटेक, कितना फूड खाना चाहिए, कैसा फूड खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, इन सब चीज़ों का जो है अवेयरनेस नहीं है, इलिटरेसी है लोगों में, तो ये भी एक ओबेसिटी का कारण है। राइज ऑफ इनकम, लोगों का जो है इनकम लेवल पहले से थोड़ा बढ़ गया है, ठीक है? एक्चुअली जो गरीब थे वो गरीब ही हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास में थे वो उनका प्रोग्रेस हुआ है जनरली देखा जाए तो, ठीक है? तो इस केस में क्या हो गया है कि जो लोग को पहले से अभी ज़्यादा आमदनी होने लग गई है, वो लोग खाने-पीने पे खूब अच्छे से खर्च करते हैं। कहते हैं ना खाते-पीते घर से, अरे भैया खाते-पीते से हो तो ठीक है, लेकिन मोटापा क्यों ले रहे हो? तो खाते-पीते घर से रहिए लेकिन हिसाब से खाइए, ठीक है? बैड फूड हैबिट्स को मत पालिए। तो इनकम बढ़ने की वजह से भी जो है ओबेसिटी बढ़ जाती है। एक चीज़ ये समझिएगा। उसके बाद में आता है कि ये इसका सॉल्यूशन क्या है ओबेसिटी को, गवर्नमेंट ने कुछ सॉल्यूशन दिए हैं। पहला जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ ओबेसिटी बाय गवर्नमेंट, ठीक है? इस पहला है कि ईट राइट कैंपेन है। ईट राइट कैंपेन, सही चीज़ खाने के लिए जो है वो जागरूकता फैलाई जाने वाली बात है, ठीक है? एक रूको प्रोग्राम है, मतलब ये होता है क्या, रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देख लीजिए। रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, ठीक है? तो इसमें क्या करते हैं, जो रीयूज होता है ना ऑयल का, उसको बैन करते हैं, बैनिंग द रीयूज ऑफ यूज्ड ऑयल, ठीक है? इस चीज़ को समझ गए? आप देखिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं कि फिट इंडिया कैंपेन चलाया जाता है ना? ये भी जो है ओबेसिटी को कम करने के लिए जो है एक अच्छा स्टेप है। फिर कहते हैं कि ट्रांस फैट एलिमिनेशन, 0% ट्रांस फैट की बात जो है वो की जाती है, 0% जो है ज़ीरो ट्रांस फैट कैंपेन भी लॉन्च किया गया था थोड़े दिन पहले, है ना? तो इस चीज़ का भी बात जो है वो ओबेसिटी को घटाने के लिए ये भी जो है एक अच्छा स्टेप है। फिर है नेशनल मिशन ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, जो छुआछूत से नहीं फैलता है, ऐसे डिजीज़ का भी जो है उसके लिए भी जो नेशनल मिशन चलाया गया है, जागरूकता फैलाने के लिए भी, है ना? तो ये सब भी एक स्टेप है। और है कि इंटरनेशनल योगा कीजिएगा तो ऐसे ही आपको ओबेसिटी भागा रहेगा और भी अलग-अलग फ़ायदा भी होगा, ठीक है? योगा तो डेली कीजिए, ठीक है? तो योगा करना चाहिए, मैं भी करता हूँ योगा, ठीक है? योगा और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, चाहे आप कुछ करें, आप यूपीएससी करें तो आप किसी भी फील्ड में जाएँ, ठीक है? एथलीट बने,
चाहे जो भी एक नॉर्मल पर्सन वाली ज़िंदगी जिएँ, अपने पापा जैसा बने, किसी की तरह भी बने, ठीक है? महान से महान और एक छोटे से छोटे तबके तक कुछ भी करें, अगर आपको ज़िंदा रहना है, अच्छा स्वस्थ जीवन जीना है, तो योगा करना ही करना चाहिए, ठीक है? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमोशन ऑफ मिलेट्स एंड बैनिंग ऑफ जंक फूड इन स्कूल कैंटीन। प्रमोशन ऑफ मिलेट्स एंड बैनिंग ऑफ जंक फूड इन स्कूल कैंटीन। स्कूल कैंटीन में इन सब का जो है जंक फूड का बैन होना चाहिए और मिलेट्स वगैरह को प्रमोट किया जाना चाहिए। ये सब स्टेप लिया गया है, ठीक है। उसके बाद में जो है उसमें आप देखिएगा कि जो मैं कॉज की बात कर रहा था, उस कॉज में एक और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू की बात भी आती है। जो कॉज है किस चीज़ का, कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन, ये उसका कंटिन्यूएशन में है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, चलिए, तो ये क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जो है, एक कहने का मतलब जैसे जैसे पीडीएस वगैरह में जो करप्शन देखने को मिलता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ पे लीकेज या फिर करप्शन देखने को मिलता है। तो ये भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, सही सही लोगों तक वो जो है पहुँच नहीं पाता है, जो फूड जो दिया जाना है वो, ठीक है। इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का एरर दिखा जाता है, जिनको इंक्लूड करना चाहिए उनको जो है वो नहीं करते हैं। कई बार देखते हैं कि बिना बताए नाम काट देते हैं, है ना। किसी चाहे चाहे जो उसके लिए एलिजिबल नहीं उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये सब एरर जो है देखा जाता है। तीसरा जो है कहते हैं कि पुअर मैनेजमेंट ऑफ फूड सिस्टम, यानी कि फूड का वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखे होगा थोड़े दिन पहले न्यूज आई थी कि एफसीआई के गोदाम में जो है बहुत सारा अनाज सड़ गया या चूहा खा गया, न्यूज में आता रहता है ये सब चीज़, है ना। इधर लोग भूखे मर रहे हैं, उधर अनाज सड़ रहा है, तो ये क्या है, पुअर मैनेजमेंट ऑफ फूड सिस्टम है। समझ गए इस चीज़ को, तो एक तरीके से इसको भी आप समझिएगा। उसके बाद में आता है इशू ऑफ हिडन हंगर, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, मैंने अभी कहा था हिडन हंगर का चर्चा करेंगे, अभी करते हैं थोड़ी देर में। तो ये हिडन हंगर का भी जो है मतलब एक इशू जो है आपको समझना है। हिडन हंगर के बारे में भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे आने वाले स्लाइड्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला इसमें पॉइंट आता है मल्टी डायमेंशनल इशू। ये मल्टी डायमेंशनल इशू जो है उसमें कहते हैं कि पुअर हेल्थ केयर एंड सोशल केयर। हेल्थ केयर पुअर है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो पुअर है, उसके साथ में सोशल केयर भी अच्छा नहीं है भारत में, ठीक है। इसकी वजह से जो है दिक्कत हो जाती है। अब देखते हैं लैक ऑफ वॉश। अब वॉश में जो है ना, वॉश ये फुल फॉर्म किस चीज़ का है, ये WA हो गया वाटर, ये हो गया सैनिटेशन, और ये हो गया H मतलब हो गया हाइजीन, ठीक है। समझ गए। देखिए इसके बाद में कहते हैं कि इसके जो वाटर सैनिटेशन और हाइजीन का जो कमी है उसके वजह से जो है लोगों में एब्जॉर्प्शन जो है वो कम कम हो गया है, और साथ में मतलब जो लोगों में जो बॉडी में जितना फूड एब्जॉर्प्शन होना चाहिए उतना एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो गया, और साथ में मॉर्बिडिटी, मरने का जो संभावना है वो बढ़ गई है, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को, इंक्रीजिंग इन द मॉर्बिडिटी एंड डिक्रीजिंग इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन बॉडी। समझ गए इस चीज़ को। अच्छा, उसके बाद में कहते हैं कि क्रॉनिक पॉवर्टी जो है और सोशल एक्सक्लूजन जो है ये भी उसका एक कारण है ना। क्रॉनिक पॉवर्टी, बहुत पीढ़ियों से कोई व्यक्ति जो है गरीब का गरीब रह गया है, सोशल सोसाइटल लेवल पे उसको एक्सक्लूड करके रख देते हैं, ठीक है। तो ये सब भी कारण है बीमारी का। फिर एक अच्छा कोट है इसमें कि मदर्स एजुकेशन हैज ए स्ट्रॉन्ग इनवर्स रिलेशन विथ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अगर मदर मदर एजुकेटेड होगी तो माल न्यूट्रिशन उस घर में नहीं होगा। समझ गए इस चीज़ को, मैनेज कर लेती हैं फिर औरतें। समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लाइमेट चेंज भी इसमें एक बहुत ज़्यादा रोल निभाता है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आप देखिएगा खाने का मन नहीं करेगा, खाने का मन नहीं करेगा तो आप खाइएगा नहीं या कम खाइएगा, और कम भी खाइएगा तो फूड का एब्जॉर्प्शन कम होगा। या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से कहीं सूखा है कहीं बाढ़ है तो अनाज नहीं हुआ तो फूड अवेलेबिलिटी भी जो है कम हो जाएगी। तो ये सब भी कारण को आप गौर करिएगा, ठीक है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो एक और इसमें ये कहते हैं कि मैटरनल चाइल्ड हेल्थ भी जो है, अब देखिए कि इसकी भी बात की जाती है, ये भी एक कारण है। मैटरनल मैटरनल और चाइल्ड का हेल्थ जो है वो, नीति आयोग ने क्या कहा है कि मल्टी डायमेंशनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन आर इनएडिक्वेटली रिफ्लेक्टेड इन पॉलिसी मेकिंग। हाँ, मतलब ये हुआ कि जो भी जो भी चीज़ चाहिए होता है पॉलिसी मेकिंग में, ठीक है, उसको जो है वो इनएडिक्वेटली जो है सही तरीके से जो है वो नहीं दिखाना, ठीक है, इनएडिक्वेट तरीके से दिखाना जो है
जनरली ऐसा देखा गया कि पॉलिसी में जो है सब चीज़ों को जो है वो जो है रखा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच नहीं अपनाया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिएगा कि लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ एग्जैक्ट नेचर ऑफ माल न्यूट्रिशन इन पॉलिसी मेकिंग में जो एग्जैक्ट नेचर है माल न्यूट्रिशन का उसके बारे में चर्चा नहीं की जाती है। तो नीति आयोग ने कहा कि इस सबको ठीक करना जरूरी है। ठीक है, तो इन्होंने ये भी एक बात रखी है। चलिए अब देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या क्या होता है इसका, इसके बाद हम करेंगे बात हिडन हंगर का। ठीक है, देखिए इम्पैक्ट जो होता है सबसे पहला जो है इम्पैक्ट इसमें वो कहते हैं कि पुअर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का डेवलपमेंट पुअर हो जाता है, उसका ग्रोथ जो है स्लो होता है, मेंटल ग्रोथ जो है वो पुअर होता है। ठीक है, लर्निंग एबिलिटी उसकी लो हो जाती है। ठीक है, समझ गए इस चीज को। कुछ तरीके का बीमारी आप देखेगा वो भी वो होता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमीन पर, है ना, उसमें एक बच्चे को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ठीक है, उस लेकिन वो पेंटिंग में अच्छा है, लेकिन कहा जाता है कि अगर न्यूट्रिशन अगर लेवल अच्छा हो तो उसको जितना पढ़ने में मन कम लगता है उससे कहीं अच्छा उसका जो है लेवल हो सकता है, अगर न्यूट्रिशन जो है सही से किया जाए तो। कुछ क्रॉनिक अगर है तो जन्म से है तो उसका तो बात अलग है, लेकिन जनरली जो है न्यूट्रिशन के अभाव में बच्चों का मेंटल ग्रोथ कम हो जाता है और लर्निंग एबिलिटी भी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स लॉस। अभी देखिए डिक्रीज जो है वो डिक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉपुलेशन, जो भारत का जनसंख्या है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, उसके साथ ह्यूमन रिसोर्स का भी जो है वो लॉस देखने को मिलता है। जो है आईएमआर और एमएमआर में जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट उसको भी जो है ये अफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद में जो है इंक्रीज इन एडवेंचर ऑफ जो सॉरी एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ सेक्टर, पैसा जो है आप देखिएगा डॉक्टरों के पास आपकी जेब से निकल के ज़्यादा जा रहा है, मतलब हेल्थ सेक्टर में आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। जो है इकोनॉमिक क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखते हैं कि अगला इसमें जो है इम्पैक्ट वो करते हैं कि इंक्रीज इन द वल्नरेबिलिटी ऑफ द डिजीज, डिजीज से आप बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाएं। ठीक है, थोड़ा सा मौसम चेंज नहीं हुआ कि खांसी जुकाम नजला बुखार सब हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का इशू सॉरी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। डिक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोग जल्दी मर रहे हैं, कम एज में मर रहे हैं हार्ट स्ट्रोक से, या फिर किसी अभी आप देखिए हो जाएगा कि कैंसर से हार्ट स्ट्रोक से लोग ज़्यादा मर रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले से कम हो गई, घट गई है। ठीक है, जबकि इलाज बढ़ गया है, इलाज ज़्यादा अवेलेबल है आज की डेट में फिर भी। ठीक है, तो ऐसा देखा जाता है। फिर कहते हैं कि इंक्रीज इन द बर्डन ऑफ ऑन पॉकेट, सिंपल सी बात है, बर्डन जो है पॉकेट पे वो बढ़ रहा है। फिर इन पुअर परफॉर्मिंग डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ गए। फिर कह रहे हैं कि डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन हो गया, यहाँ पे बात बराबर है। अगर आप ये सब पॉइंट नहीं, ये सब ऑलरेडी लिख चुके हैं मैंने, थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड में लिखने की कोशिश की है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज़ आपको टॉपिक में पॉइंट कम हो रहा है ना, तो एक ही बात को आप अलग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो हमेशा नहीं कीजिएगा, वो एक दो बार कर लीजिएगा तो ठीक है, मतलब पूरे पेपर में वही कर रहे हैं तो फिर नंबर नहीं मिलेगा। एक आध क्वेश्चन में कर लिए तो ठीक है, चलेगा। ओके, चलिए। इंक्रीज इन कॉन्फ्लिक्ट फॉर फूड, फूड के लिए जो है वो लड़ाई जैसे झगड़ा बढ़ जाना। आप देखिएगा कि कई इलाके में जो है वो फूड के लिए लड़ाई हो जाता है। ठीक है, तो उसके वजह से भी जो है वो ये भी इम्पैक्ट जो है बहुत ही बुरा पड़ता है इसका। ठीक है, फूड के लिए देखिएगा कि जनरली आपको दिखेगा ना, जहाँ पे डिजास्टर हुआ रहता है वहाँ पे फूड अगर कम रहता है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है बहुत ज़्यादा। देखिएगा कि लेकर के गया खाना लूट लिया, सबको सही तरीके से मिला नहीं, कोई बहुत ज़्यादा ले लिया, कोई किसी को मिला ही नहीं, तो ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, झगड़ा होगा फिर वहाँ पे। तो ये भी एक इम्पैक्ट है। ठीक है, अगला अभी हम बोल रहे थे आपको कि हिडन हंगर का हम चर्चा करेंगे, थोड़ा हम देखते हैं, थोड़ा ब्रीफ में ही बताता हूँ आपको। देखिए हिडन हंगर क्या है। हिडन हंगर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी कॉज्ड बाय लैक ऑफ बैलेंस डाइट। अगर आप संतुलित आहार नहीं लेते हैं, संतुलित आहार की कमी की वजह से आपकी बॉडी में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो डिफिशियंसी हो जाता है वही है हिडन हंगर। ठीक है, ठीक है, हिडन हंगर। ठीक है, अब यूनिसेफ ने क्या कहा है, यूनिसेफ ने कहा कि 80% से ज़्यादा इंडियन एडोलसेंट्स जो हैं दे आर सफर फ्रॉम इट। 80%, समझ रहे कितना बड़ा नंबर है। भारत की जो किशोर वर्ग है ना, टीन्स एडोलसेंट्स जो हैं, 80% से ज़्यादा लोग हिडन हंगर का शिकार हैं, मतलब उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी पाई गई है। ठीक है, समझ रहे हैं, कितना भी कॉम्प्लेन हॉर्लिक्स फलाना बॉर्नविटा पीजिए,
लेकिन जो स्थिति है वो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए आगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट होगा कि फिजिकल जो है वो डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मिटीज आएगी, शरीर में दिक्कतें पैदा होगी, कहीं दर्द होगा, कहीं खिंचाव होगा, कहीं सही से ग्रोथ नहीं बढ़ेगा, ठीक है। मॉर्बिडिटी बढ़ेगी, लोग लोगों के मरने की उम्र जो है वो बहुत जल्दी आ जाएगी, लोग जल्दी कोलैप्स होने लग जाएंगे, ठीक है। पुअर हेल्थ देखने को मिलेगा, साथ में इनकी प्रोडक्टिविटी, काम करने की भी क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। तो ये सब इसका हिडन हंगर का इम्पैक्ट था। अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। इसके नीचे लिख लेना आप, देखिए इसका सॉल्यूशन है ये। पहला है डाइट डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग तरह का डाइट दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का डाइट दिए जा रहे हैं तो एक ही तरह का न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एक्सेस हो गया, ऐसा नहीं। अलग अलग तरह का डाइट दीजिए जो हर तरह का जो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिलना चाहिए। जो अनाज है उसका बायो फोर्टिफिकेशन किया जाना चाहिए। क्या होता है बायो फोर्टिफिकेशन? मतलब जैसे चावल का दाना है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, मतलब कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं आएगा, समझ, इसमें तो क्या होगा, वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें अब प्रोटीन मान लो नहीं है, तो थोड़ा सा प्रोटीन जो है ऊपर से मिला देंगे इसमें, कैसे, वो मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस से मिला देंगे इसमें। तो अब इसमें थोड़ा सा प्रोटीन भी हो गया, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी हो गया, थोड़ा सा वसा भी हो गया, फैट भी हो गया, समझ गए इस चीज़ को। तो ऐसे इस तरीके से जो चीज़ का कमी है फूड में वो चीज़ ऊपर से मिला देते हैं बायोलॉजिकली, ठीक है। उसके बाद में फिर सप्लीमेंटेशन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन में, हिडन हंगर का। जैसे खून की कमी है तो फॉलिक एसिड का टैबलेट दीजिए प्रेग्नेंट वुमन को, है ना। ये भी कहा जाता है। कई बार देखिएगा कि दर्द होता है लोगों को, विटामिन डी का जो है पाउडर पिल सैचेट होता है वो देने के लिए बोलते हैं, है ना। और नेचुरल वे भी है, जैसे आप सही से जो है वही जो है खाना खाइए, है ना। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे प्रोग्राम जैसे ईट राइट कैंपेन जिनमें कहा सही भोजन बेहतर जीवन, इसमें आपको बोलेगा कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, भोजन सही तो जीवन भी बेहतर सही रहेगा, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को, ईट राइट कैंपेन का नाम याद रखिएगा। फिर है कि एनीमिया मुक्त भारत, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत, भारत में एनीमिया नहीं चाहिए, तो एनीमिया से बचने के लिए हम लोग जो है, ऐसे लड़कियों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। जो भी एडोलसेंट लड़कियां हैं उनमें ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत में देखा गया है कि भारत में जो है मुझे लगता है 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है लड़कियों का जो एडोलसेंट हैं, ठीक है। तो उनमें खून की कमी देखी जाती है, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए आप फॉलिक एसिड का टैबलेट ले सकते हैं, ठीक है। या फिर एक इजी काम है, जो लोहे का बर्तन होता है ना, उसमें दाल या कोई सब्जी वगैरह थोड़ी देर रख के छोड़ दीजिए, और थोड़े दिन 5-7 मिनट के बाद फिर उसमें से निकाल के खा लीजिए, तो ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। या फिर आप जो गुड़ होता है ना, जैगरी, उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो समझने वाली बात है, सॉल्यूशन में आप ये सब भी लिख सकते हैं, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर द रीजन ऑफ फेल्योर टू डील विथ मालन्यूट्रिशन, मालन्यूट्रिशन से डील करने में हम फेल्योर क्यों हो जाते हैं? तो पहला जो है वो है फॉल्टी पॉलिसी। फॉल्टी पॉलिसी का मतलब है कि हमारा जो अप्रोच है वो फूड सेंट्रिक अप्रोच है। पहले क्या होता था कि वी डिड नॉट कंसीडर द सोशल एंगल ऑफ मालन्यूट्रिशन। मालन्यूट्रिशन का सोशल एंगल क्या है उस पर हम कंसीडर ही नहीं करते थे, हम फूड देते थे, खाना देते थे खाली, वी जस्ट गिव फूड। बट नाउ वी नीड व्हाट, वी नीड टू गिव लिटरेसी, सिक्योरिटी, अभी सबकी बात भी हम करने लगे हैं। अब लिटरेसी देंगे तो आदमी खुद समझेगा कि हम फलाना चीज़ नहीं खाएंगे तो बीमारी हो जाएगा, तो खुद ही खाएगा। सिर्फ फूड देने से नहीं होगा, उसको ज्ञान भी देना है, उसको सिक्योरिटी भी देना है, ठीक है। फिर आती है बात की वी फोकस प्रीवियसली ऑन द 2 to 5 ईयर एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। 2 से 5 साल के बच्चों को पहले हम आईसीडीएस जो था, ठीक है, आईसीडीएस एक प्रोग्राम है, उसमें जो है हम लोग क्या करते थे, 2 से 5 साल के बच्चों को फोकस करते थे। लेकिन अब जो है 0 से 2 साल का जो बच्चा है, इनिशियल, उसकी इनिशियल 1000 डे, मतलब बच्चों का जो है स्टार्टिंग का जो 1000 डे है उस पर फोकस किया जाता है। और उसको जो है ये जो रिवाइव्ड आईसीडीएस है उसके तहत लाया गया है, ताकि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसके 1000 दिन तक उसकी जो है बराबर निगरानी हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इसमें माल न्यूट्रिशन की जो है वो नहीं, मतलब उसका जो है संभावना कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहते हैं कि नो सिनर्जी इन डिफरेंट मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री में सिनर्जी नहीं है, तालमेल नहीं है। जैसे हेल्थ मिनिस्ट्री का वुमेन चाइल्ड मिनिस्ट्री से सही से तालमेल नहीं मिलेगा, या फिर कल्चरल जो, या फिर कस्टमर अफेयर्स जो है उस वहाँ से तालमेल, मतलब अगर तालमेल रहेगा तो
कोहेरेंस अगर रहता है तो क्या होता है, सही से काम चलता है, मतलब एक तो रिसोर्स भी इससे बर्बाद नहीं होगा, समझ रहे हैं इस चीज़ को, और सही टाइम पे सबको सही चीज़ मिलेगा भी। तो एक तरीके से ये भी जो है फेल्योर का कारण है। तीसरा चौथा कारण जो है वो है लीकेज इन द पीडीएस सिस्टम, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अगर पीडीएस सिस्टम में लीकेज होगा तो वो फेल का कारण इन द सेंस बनेगा। फिर कहते हैं कि ओनली फोकस ऑन राइस एंड व्हीट्स, तो हम लोग सिर्फ चावल और गेहूं पे फोकस कर रहे हैं, नॉट गिव द एडिक्वेट अटेंशन ऑन द पल्सेस एंड कोर्स ग्रेन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वाला है ना। देखिए, हम लोग कहते हैं कि राइस और व्हीट की बात तो करते हैं, लेकिन सही टाइम पे दाल कितना, कोर्स ग्रेन जो मोटा अनाज होता है, मिलेट्स जिसकी चर्चा आजकल मोदी जी खूब करने लगे हैं, उस पर भी ध्यान कम दिया जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा सजगता बढ़ी है, ठीक है। तो ये सब पहले नहीं होता था, इसकी वजह से फेलियर होते थे, ठीक है। तो इतना सब कुछ आप समझ गए होंगे। देखिए, इतना चीज़ बात किए हैं तो थोड़ा फूड सिक्योरिटी के बारे में भी देख लेते हैं कि फूड सिक्योरिटी क्या है। देखिए, कहते हैं कि ऑल पीपल एट ऑल टाइम, सभी व्यक्ति सभी समय पर हैव फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल एक्सेस टू सफिशिएंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, ठीक है। हर एक व्यक्ति को फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल एक्सेस होना चाहिए सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड का, ठीक है। ऐसे मतलब प्रचुर मात्रा में भी हो, सेफ भी हो, और मतलब सुरक्षित भी हो, और साथ में न्यूट्रिशियस फूड जो है वो फिजिकली भी अवेलेबल होना चाहिए, सोशल सोशल लेवल पे भी और इकोनॉमी के लेवल पे भी, मतलब सस्ते में मिलना चाहिए, कहने का मतलब ये है वो अफोर्ड कर सके, इन द सेंस कहते हैं कि दैट मीट्स देयर फूड प्रेफरेंसेस एंड डाइटरी नीड्स फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। मतलब कहते हैं कि ये जो है किस चीज़ को पूर्ति करेगा, उसका जो फूड प्रेफरेंस है उसको पूर्ति करना चाहिए, उसके डाइटरी नीड्स को पूर्ति करनी चाहिए, जिससे कि वो एक्टिव और हेल्दी लाइफ जी सके। अगर ये चीज़ मिल रहा है, इसका मतलब है कि फूड सिक्योरिटी मिल रहा है। अगर भारत के हर एक व्यक्ति को हर एक समय पर जो है सस्ते में, सोशल मतलब ईजी से, मतलब और फिजिकली और सच में, ठीक है, सच में फिजिकली मिलता है अगर कोई चीज़, कोई फूड जो सफिशिएंट है, सेफ है और न्यूट्रिशियस भी, उसके डाइटरी हैबिट को और उसका जो क्या कहते हैं फूड प्रेफरेंस है उसको सही से बना करके रखता है, हर तरह का फूड जो बैलेंस डाइट उसको मिलता है, तो वो फूड सिक्योरिटी उसको दिया जा रहा है। फूड सिक्योरिटी का मतलब आप समझ गए होइएगा, ठीक है, समझे। चलिए आगे देखते हैं, कुछ स्टेप जो है गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं, उसकी चर्चा हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट जो स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा, वो है पोषण अभियान, ठीक है, एनएनएम यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, है ना, यही है ना। हाँ, तो देखिए पोषण अभियान में क्या होता है कि इट इज एम्ड एट इम्प्रूविंग न्यूट्रिशनल आउटकम्स अमॉन्ग प्रेग्नेंट वुमन, लैक्टेटिंग मदर्स एंड चिल्ड्रंस। यहाँ जो प्रेग्नेंट वुमन है, चाहे जो दूध पिलाने वाली औरतें हैं, जो बच्चे को दूध पिलाती हैं, या फिर जो छोटे बच्चे हैं, उनके जो है न्यूट्रिशनल आउटकम्स को बढ़ाने के लिए पोषण अभियान चलाया गया, ठीक है। इट ट्राइज टू इंटीग्रेट ऑल द एक्शंस ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है, सारे मिनिस्ट्री को जो है वो इंटीग्रेट करके जो है वो बनाया गया है ये प्लान, ठीक है। ये जो है वो मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जन है, अलग अलग डिपार्टमेंट जो अलग अलग क्या कहते हैं मिनिस्ट्री के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है इसमें पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है उन्होंने एक प्लान बनाया था, उस प्लान का क्या नाम था, कुपोषण कुपोषण मुक्त भारत बाय 2022 तक जो है कुपोषण मुक्त भारत करने का एक प्लान बनाया गया था, ठीक है। इसमें क्या किया गया, दिस ट्राइज टू ब्रिंग न्यू न्यू टेक्नोलॉजी, एक नई नई मतलब एक नई टेक्नोलॉजी लाने का जो है जो कोशिश किया गया, ठीक है। और फोकस किया गया मॉनिटरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ एक्शंस, उसको क्या कहते हैं मॉनिटर किया गया सही से, और उसको जो भी चीज कहा गया तो उसको एक्शन में तब्दील किया जाए, इस पे जो है वो ध्यान रखा गया, फोकस रखा गया, ठीक है। फिर अगला जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया वो था मिड डे मील, ठीक है। मिड डे मील सबको पता है इसके बारे में, है ना, खिचड़ी देते हैं ना स्कूल वगैरह में, खिचड़ी के नाम से पहले फेमस था। अब तो थोड़ा बहुत अब अंडा वंडा भी देने लग गए हैं ना, अलग अलग चीज। तो ये चीज को आप समझिए कि ये भी एक गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक ठोस स्टेप है, ठीक है। आईसीडीएस हो गया, एनएनएम हो गया, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, ये सब प्लान जो है गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिए हैं भूखमरी को या फिर हंगर को या फिर क्या कहते हैं माल न्यूट्रिशन को हटाने के लिए, ठीक है। फिर अगला जो है वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए 2013 का, ठीक है। दिस शिफ्ट फ्रॉम द वेलफेयर बेस्ड टू टू राइट बेस्ड अप्रोच, मतलब पहले क्या होता था फूड सिक्योरिटी जो दी जाती थी वो वेलफेयर के हिसाब से दी जाती थी, वेलफेयर इन द सेंस लोगों की भलाई के लिए। अब ये राइट बन गया है, मतलब फूड सिक्योरिटी जो है एक तरीके से राइट बन गया लोगों का, राइट टू फूड, इसकी बात भी करेंगे अभी।
ठीक है, समझ गए? तो ये भी एक वो उसका स्टेप था गवर्नमेंट द्वारा लिया गया। फिर पीएम मातृवंदना योजना है जो है, उसमें जो है प्रेग्नेंट वुमन के अकाउंट में जो डायरेक्ट जो है कैश बेनिफिट जो है वो दिया जाता है, ठीक है? 6,000 रुपये शायद दिया जाता है। इसको ध्यान से, जननी सुरक्षा हो गया, है ना? तो ये सब तरह का जो है प्लान जो है सरकार के द्वारा लाया गया है, स्कीम जो है वो चलाया जाता है। और कहते हैं कि अनीमिया मुक्त भारत की बात की गई, इसमें फॉलिक एसिड टैबलेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, स्कूल्स वगैरह में भी बाँटा जाता है ना? उसके बाद में इंद्रधनुष स्कीम जो है इम्यूनाइज़ेशन के लिए किया गया। मतलब बूस्टर डोज़ जो देते हैं ना बच्चों को, जो टीका वगैरह बीसीजी का, खसरा का, है ना? इन सब टीकों का जो जो दिया स्टार्टिंग में जो जन्म के बाद दिया जाता है ना, वो सब जो है वो इस प्लान के अंदर, इस स्कीम के अंदर जो है दिया गया, इंद्रधनुष स्कीम के अंदर इम्यूनाइज़ेशन किया गया, ठीक है? फिर आता है कि जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत अभियान। ये मतलब वाटर सैनिटेशन और हाइजीन से रिलेटेड जल जीवन मिशन, जो मतलब घर हर घर क्या कहता है, हर घर जल, है ना? हर घर में पानी पहुँचाने के लिए जो है नल से, वो ये प्लान लाया गया। और सफाई वाला जो है वो आपको पता ही है, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान जो है वो। फिर एमएसपी रिजीम चलाई गई, एमएसपी दिया गया, जो किसानों को, इससे क्या होगा, किसान अगर मजबूत होगा तो वो सही से खेती भी करेगा, ठीक है? तो ये भी बहुत अच्छा स्टेप था गवर्नमेंट के द्वारा, एमएसपी अगर दिया गया तो हर तरह का जो है अनाज जो उपजाया जाएगा, तो फूड शॉर्टेज नहीं होगा उससे, ठीक है? चलिए, फिर पीडीएस में जो है वो वन राशन, सॉरी वन नेशन वन कार्ड का जो है ये हो गया। भले ही आपका कार्ड बिहार का है, ये उत्तर उत्तर प्रदेश का है, और आप तमिलनाडु में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, आप अनाज ले सकते हैं उस कार्ड से। तो ये भी चीज़ का व्यवस्था किया गया। फिर कंप्यूटराइजेशन ऑफ पीडीएस सिस्टम जो है उस कंप्यूटराइज किया गया। पहले मैनुअली होता था तो बहुत ज़्यादा वो लोग मार लेता था, है ना? गबन कर लेता था। अब उतना नहीं हो पाता, होता अभी भी है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है। फूड फोर्टिफिकेशन, फूड को जो है जैसे बायो फोर्टिफिकेशन का वही है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाल देना ताकि किसी भी चीज़ की कमी जो है जनरली महसूस ना हो, ठीक है? फिर कुछ ग्लोबल स्टेप्स लिए गए, जैसे एसडीजी का जो गोल नंबर 2 है, जीरो हंगर का गोल, वो लाया बनाया गया। फिर जो है वर्ल्ड फूड डे मनाया जाने लगा 16 अक्टूबर को, ठीक है? फिर जो है यूएन डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन फ्रॉम, जो 2016 से 25 तक का डिकेड जो है उसको यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो है, मतलब ये दशक को जो है एक्शन ऑन न्यूट्रिशन बनाया गया। न्यूट्रिशन पे एक्शन करने के लिए जो है स्टेप लिए गए। फिर वर्ल्ड बैंक ने कहा कि एनुअल कॉस्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया इज $10 बिलियन। तो $10 बिलियन जो है वो दिया गया, इसके द्वारा जो है क्या कहते हैं, कहा गया। वर्ल्ड बैंक ने ये चीज़ बताया, तो इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। अलग अलग फर्म जो इसमें दान भी करते हैं, ताकि जिन लोग, जो डिस्टिट्यूट लोग हैं, जो जो लोग इतना ज़्यादा मतलब फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक फूड भी पहुंचाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। फिर राइट टू फूड की बात की गई, एंड टू बी फ्री फ्रॉम हंगर, ये भी एक राइट है, हंगर से फ्री होना, फूड प्राप्त करना, ये एक राइट है। यूडीएचआर जो है, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन द ह्यूमन राइट्स, इसमें जो है इसकी चर्चा की गई। एक तरीके का रिपोर्ट है, एक बुक है समझ लीजिए, मतलब अगर मैं कहूँ तो उसमें जो है इसकी चर्चा है, वो लिखा गया है। यूनाइटेड नेशन जो है ना, यूनाइटेड नेशन ने ये, आप अगर यूडीएचआर सर्च कीजिएगा गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। मतलब संयुक्त राष्ट्र में एक चार्टर में ये लिखा गया था कि जो संयुक्त राष्ट्र के लोग हैं वो ये मानते हैं कि कुछ ऐसे ह्यूमन राइट्स हैं, कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते। मनुष्य का अपना एक गरिमा है, ठीक है? स्त्री पुरुष को समान अधिकार है। तो इस घोषणा के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार का जो है ये सार्वभौमिक घोषणा, जो कहने का मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन जो है ये किया था इस पे, ह्यूमन राइट्स पे, ठीक है? तो इसको आप समझिए, एक तरीके से समझ लीजिए, दिस इज नथिंग बट दिस इज अ डॉक्यूमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है? समझ गया इसको? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, फिर आता है लीगल बैकिंग, सरकार के द्वारा लीगल बैकिंग भी की गई है। अब आर्टिकल 21 में इसकी चर्चा की गई है, प्रियम्बल में भी इसकी चर्चा की गई है, आर्टिकल 47 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, कुछ मत करिएगा, आर्टिकल 21 क्या है ज़रा मुझे बता दीजिए, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे जो है बता दीजिए क्या है वो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का केस है, जिसमें राइट टू फूड इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 बनाया गया। अब ये पीयूसीएल क्या है जरा देखते हैं। देखिए, पीयूसीएल जो है वो कहते हैं, इसका फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो ये है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है, वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स।
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि ये जो ह्यूमन राइट है, ठीक है? मतलब फूड फूड जो है भारत में सबका अधिकार है, कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है? तो राइट टू फूड जो है सबका अधिकार है और इसीलिए इसको पार्ट जो है माना गया आर्टिकल 21 का इसको एक हिस्सा माना गया, ठीक है? बात समझ में आई? पीयूसीएल। चलिए इसका फुल फॉर्म आप लिख लीजिएगा पीयूसीएल का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी। हाँ, ये एक स्टडी 2017 की है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। इसमें ये कहा गया है कि माल न्यूट्रिशन इज अमंग द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ एंड डिजेबिलिटी इन इंडिया। मतलब माल न्यूट्रिशन की वजह से इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं या डिजेबल हो जाते हैं। ये रिपोर्ट है, ठीक है? इस चीज़ को समझिएगा। तो जब ये रिपोर्ट आता है तो उसके बाद सरकार उस हिसाब से जो है प्लान बनाती है, समझे? उसके बाद में जो है लाइवलीहुड सिक्योरिटी जो है ये भी दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। कैसे? मनरेगा के द्वारा जीवन निर्वाह के लिए आपको पता है ना कि 100 दिन वर्क करने का परमिशन दिया गया। तो एमजी नरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है ना, गारंटी एक्ट। इसमें एनआरएलएम भी है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो इन सब के थ्रू जो है लोगों को जो है रोजगार दिया गया। इससे क्या होगा? लाइवलीहुड सिक्योरिटी होगा। लाइवलीहुड सिक्योरिटी होगा तो उसका फूड सिक्योरिटी धीरे धीरे आ जाएगा उसके पास, ठीक है? फिर जो है आगे देखते हैं, अगला आता है कि यूएन डिकेड ऑफ एक्शन ऑन न्यूट्रिशन 2016 से 25 की चर्चा मैंने की। इसमें क्या-क्या है? देखिए ज़रा सा देखते हैं। इसमें जो है दीज़ आर दे आर द एम टू मीट जीएनटी। जीएनटी का मतलब ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट। ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट को मीट करने का जो है एम है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 इसको भी मीट करने का जो है एम है, ठीक है? इसके अलावा जो है क्रिएट सस्टेनेबल रिजिलिएंट फूड सिस्टम फॉर हेल्दी डाइट। अब एक चीज़ को थोड़ा समझिए कि अगर सस्टेनेबल और रिजिलिएंट फूड सिस्टम नहीं होगा तो हेल्दी डाइट कहाँ से मिलेगा? तो इसीलिए हेल्दी डाइट पाने के लिए सस्टेनेबल और रिजिलिएंट फूड सिस्टम का होना ज़रूरी है। ये यूएन डिकेड एक्शन में भी कहा गया है, ठीक है? और क्या कहा गया है कि टू बी प्रोवाइड सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। हेल्थ सिस्टम को जो है वो न्यूट्री नीड्स से जो है अलाइन किया जाना चाहिए, जोड़ा जाना चाहिए। न्यूट्रिशन का कितना नीड है, हेल्थ सिस्टम में उस चीज़ को ऐड किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि किसको कितना नीड है, ठीक है? फिर यूनिवर्सल कवरेज ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है? न्यूट्रिशन का यूनिवर्सल कवरेज जो है, ये भी होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए न्यूट्रिशन। ये सब जो नोट्स है ना बना लीजिएगा, बहुत मेहनत से खोज के मैंने लिखा हुआ है, ठीक है? इतना पॉइंट आपका घंटों में बचा दे रहा हूँ। अगर आप 1 घंटा का लेक्चर देख रहे हैं 2 घंटा में, तो ये समझिए ये वर्क करने में मुझे 3-3 4-4 दिन लग जाते हैं। कहाँ-कहाँ से खोजना पड़ता है, नोट बनाना पड़ता है, फिर लिखता हूँ, ठीक है? समझ गए इस चीज़ को? देखिए फिर आता है कि प्रोजेक्ट संपूर्णा। संपूर्णा में क्या है? प्रोजेक्ट संपूर्ण में क्या है? ये एक डिस्ट्रिक्ट है असम में जिसको बोलते हैं बोंगाईगाँव। बोंगाईगाँव डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ये प्रोजेक्ट लाया गया था। इसमें कहते हैं कि जो भी मदर है जिस मतलब क्या कहेंगे उसको एक्यूट मॉडर्न malnutrition से वो लोग जो है अगर पीड़ित हैं, अगर कोई मदर है जिसका चिल्ड्रन जो है वो मॉडरेटली एक्यूट मालन्यूट्रिशन से पीड़ित है तो उसको पोल्ट्री प्रोवाइड किया जाएगा, अंडा, चिकन वगैरह जो है उसको प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पे, ठीक है? समझ गए? तो ये प्रोजेक्ट संपूर्ण का जो है एक केस स्टडी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? सरकार के द्वारा एक प्लान है, ये स्टेट गवर्नमेंट का है ये भी याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं कि कुछ वे फॉरवर्ड है, ठीक है? वे फॉरवर्ड में क्या-क्या लिख सकते हैं? आइए देखते हैं, देखिए। वे फॉरवर्ड में जो पहला है वो है टू फॉलो नीति आयोग थर्ड प्रोसेस रिपोर्ट ऑन पोषण अभियान सजेस्टेड फॉर पोषण प्लस स्ट्रेटजी। नीति आयोग का जो तीसरा प्रोग्रेस रिपोर्ट था पोषण अभियान के रूप में उसने क्या सजेस्ट किया था? पोषण प्लस स्ट्रेटजी। इस ये पोषण प्लस स्ट्रेटजी जो है किस चीज पे फोकस करती है? फूड पे, सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड पे, ठीक है? प्लस कंप्लीमेंट्री फीडिंग, लोगों का जो है कंप्लीमेंट्री फीडिंग भी होना चाहिए, जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ उसको मिलना चाहिए। साथ में गवर्नमेंट इशू ऑफ एनएचएम और आईसीडीएस, ठीक है? नेशनल हेल्थ मिशन जो है और जो आईसीडीएस है उसका जो है वो इशूएंस जो भी है वो चाहे जो भी इशू है उसके रिलेटेड गवर्नमेंट जो है उस पे ध्यान दिए। तो इन सब मुद्दों पे जो है पोषण प्लस स्ट्रेटजी फोकस करती है। उसके अलावा जो है पोषण अभियान को जो है जन आंदोलन बनाने की बात जो है इसमें कही गई है। और क्या कहा गया है? फ्रॉम फूड सेंट्रिक से हमको ब्रॉड बेस्ड अप्रोच अपनाना
ज़रूरी है। ब्रॉड बेस्ड अप्रोच अपनाएँ, मतलब सिर्फ़ खाना नहीं देना है, उसको लिटरेसी, उसको सिक्योरिटी ब्रॉड बनाइए बेस को, ठीक है? फिर है नीड फॉर फंक्शनल फूड। फंक्शनल फूड का मतलब होता है कि फोर्टिफाइड एंड इनरिच्ड फूड। ऐसे फूड जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, ठीक है? ऊपर से भी अगर मान लीजिए बायोलॉजिकल उसमें क्या कहते हैं इंसर्ट किया गया हो, ठीक है? सो ऐसे फूड दिया जाना चाहिए जिससे कि हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो ज़्यादा हो सके, ग्रेटर हेल्थ बेनिफिट्स हो सके, ठीक है? तो इसके लिए बायो फोर्टिफिकेशन मैंने कह ही दिया, एक्स्ट्रा जो बायोलॉजिकली जो है फोर्टिफाइड फूड होना चाहिए। फोकस ऑन जो है फर्स्ट 100,000 डेज ऑफ चिल्ड्रन, इसकी बात भी मैंने कह ही दी है, ठीक है? 0 टू 2 ईयर्स की मैंने बात कही थी ना, उसके साथ-साथ में जो है अगला जो वे फॉरवर्ड है वो है प्रमोशन ऑफ मॉडल्स लाइक हाँ, अराकुनोमिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। अराकुनोमिक्स का चर्चा क्या है? अराकुनोमिक्स प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट डू यू मीन बाय अराकुनोमिक्स? देखिए, इसका मतलब रहता है कि टू इंश्योर प्रॉफिट फॉर फार्मर्स एंड क्वालिटी फूड फॉर कस्टमर। मतलब सरकार को क्या व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि फार्मर का जो है प्रॉफिट इंश्योर हो जाए और उधर कस्टमर को जो है क्वालिटी फूड मेंटेन हो जाए, मिल जाए, ठीक है? तो इसको बोलते हैं अराकुनोमिक्स, ठीक है? तो रिसेंटली जो है सिलेक्टेड फॉर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 2020 में इस अराकुनोमिक्स को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए जो है वो सेलेक्ट किया गया था। तो ये समझिएगा अराकुनोमिक्स क्या होता है, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिखिए व्हाट डू यू मीन बाय अराकुनोमिक्स और इसका आंसर आप लोग लिखिएगा, क्वेश्चन मत लिख देना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल फूड सिस्टम, ठीक है? सस्टेनेबल फूड सिस्टम यूनाइटेड नेशन का जो एक प्लान है, इस ये भी एक वे फॉरवर्ड है। अगला है कि डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन, अलग-अलग टाइप का जो डाइट दिया जाना है, इसमें भी बायो फोर्टिफिकेशन एक पॉइंट हो सकता है और एडिशनल सप्लीमेंट दिया जाना चाहिए। जैसे आप देखिए मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल्स की गोली दी जाती है या फिर क्या कहते हैं हम फॉलिक एसिड वगैरह दिया जाता है, तो ये सब भी जो है इसमें एक आप ऐड कर लीजिएगा। और है लाइफ साइकिल अप्रोच। लाइफ साइकिल इसको मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूम ऑफ द हेल्थ केयर का सही से जो है वो कंटिन्यूटी में उसका जो है पालन होना चाहिए। लाइफ साइकिल अप्रोच जो है कहने का मतलब ये है कि ब्रेक नहीं होना है, मतलब अगर कहीं पे किसी को बीमारी है तो उसको सही से इलाज मिले और जो है बराबर उसका केयर होता रहे। एक लाइफ साइकिल का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूम में चलता रहे, हेल्थ केयर उसका सही से होता रहे। फिर आता है कि काउंटरिंग इनडायरेक्ट कॉजेज़। जो भी इनडायरेक्ट कॉज़ है, उसको भी काउंटर करना ज़रूरी है। जैसे वॉश को बढ़ाना, वॉश मतलब वाटर सैनिटेशन और हाइजीन को बढ़ाना, गर्ल्स के एजुकेशन को बढ़ाना, हेल्थ पे ध्यान दिया जाना, पॉवर्टी को डिक्रीज़ करना, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, ये सब जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है? उसकी भी जो है वो सही से व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें कहते हैं कि इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। एक्सेसिबिलिटी भी होना चाहिए, अवेलेबल भी होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए, है ना? फूड ग्रेन्स। तो इस सब से जो है ये सब वे फॉरवर्ड है, ठीक है? अगला वे फॉरवर्ड क्या है? अगला वे फॉरवर्ड है कि आइडेंटिफाइंग द मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट एंड वर्किंग ऑन देयर मिशन मोड। मतलब इसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि सबसे ज़्यादा जो है खराब स्थिति में कौन-सी डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ पे मिशन मोड में काम कीजिए और जल्दी से उसको जो है वो उबारिए इस सब से, मालन्यूट्रिशन और हंगर वगैरह जितना भी चीज़ है, मतलब अगेंस्ट द सोसाइटी है, मतलब स्पेशली हेल्थ रिगार्डिंग, ठीक है? तो उस चीज़ को करने की बात कही जाती है। फिर है कि गवर्नमेंट शुड एंगेज विथ पीआरआईज़, फिर कहते हैं सीएसओ। सीएसओ का मतलब होता है सिविल सर्विसेज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है? फॉर न्यूट्रिशनल काउंसलिंग एंड ऑल्सो कंडक्ट इन डेप्थ ऑडिट ऑफ न्यूट्रिशन प्रोग्राम। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उससे सिविल सोसाइटी वगैरह से जो है वो कनेक्शन कीजिए, वहाँ पे जो है काउंसलिंग वगैरह जो है न्यूट्रिशनल काउंसलिंग वगैरह होना चाहिए, ऑडिट वगैरह जो है ये भी जो है इन डेप्थ में होना चाहिए। गवर्नमेंट को इसमें एंगेज करने की आवश्यकता है, ये भी एक वे फॉरवर्ड लिखा जा सकता है। अगला जो वे फॉरवर्ड है वो है कि गवर्नमेंट शुड यूज़ ऑफ द नेशनल न्यूट्रिशनल सर्विलेंस सिस्टम, है ना? ये जो नेशनल न्यूट्रिशनल सर्विलेंस सिस्टम है उसको यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा आईटी बेस्ड जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है उसका भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है? फिर है कि 11th में लिख सकते हैं कि शिफ्ट फ्रॉम फूड सेंट्रिक टू मल्टी प्रोंग अप्रोच। सिर्फ फूड सेंट्रिक नहीं होना है, मल्टी प्रोंग्ड होना है। हर इलाके में जो है हमको देखना है। देख रहे हैं, एक ही पॉइंट को जो चीज़ हमने क्या कहते हैं गवर्नमेंट के स्टेप टेकन था वहाँ से हम वे फॉरवर्ड भी निकाल रहे हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। देखिए
10-11 पॉइंट मैंने दे दीजिए, आपको कोई 4-5 पॉइंट याद रखिएगा अच्छा-अच्छा, उसको जाकर के लिख दीजिएगा। यही था आपका, मतलब टोटल में आपको यही करना था, ठीक है? समझ गए इस चीज़ को? अब देखिए कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन में आप मैं 2-3 कंक्लूजन आपको सिखा देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। देखिए इससे पहले मैं लिखता हूँ कि देयर इज़ अ नीड टू मेक्स न्यू इंडिया अ सुपोषित भारत। क्या लिखना है? सुपोषित भारत। इम्पेरेटिव टू हार्नेस डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है? मतलब जो हमारा पॉपुलेशन है, जो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको सही से जो है हार्नेस करना है, सुपोषित करना है भारत को, न्यू इंडिया अगर बनाना है तो इस तरह का कंक्लूजन आप ये सब का यूज कर सकते हैं। इससे इस सब को यूज करके एक अच्छा सा जो है कंक्लूजन आप बनाइएगा। या फिर आप इसको ये भी इसको भी यूज कर सकते हैं कि न्यू इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हैज नो मीनिंग इफ इट डज नॉट टच द डिप्रीवेशन। ठीक है? मतलब अगर भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, न्यू इंडिया का कोई मीनिंग नहीं है अगर डिप्रिवेशन होगा, हंगर होगा, माल न्यूट्रिशन होगा इसकी जनताओं में। ठीक है? समझ गए इस चीज़ को? ये सब का आप चर्चा कीजिएगा। या फिर टू हैव अ हेल्दी इंडिया वी नीड टू शिफ्ट फ्रॉम विशियस साइकिल टू वर्चुअस साइकिल। ठीक है? सो दैट फॉर दैट वी नीड टू अडॉप्ट फार्म टू फॉक फार्म टू फोक स्ट्रेटजी फार्म टू फोकस्ड। ये सब जो है ना, इसको याद रखिए। फार्म टू फोक स्ट्रेटजी, विशियस साइकिल टू वर्चुअस साइकिल। ठीक है? तो इस सब टाइप का जो है ये सब इंगेजिंग होता है, इसको अंडरलाइन कर दीजिए कीजिए। देखिए हम भी अंडरलाइन किए हुए हैं, इसको अंडरलाइन करके रखिएगा ना, तो टीचर का नजर पड़ेगा तो वो ठीक समझेगा कि ये कुछ क्रिएटिव कर सकता है। समझ गए? चलिए, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा। महात्मा गांधी का जाते-जाते एक कोट कह देता हूँ आप लोगों को। ये कोट कहता है कि देयर आर पीपल इन वर्ल्ड सो हंग्री दैट गॉड कैन नॉट अपीयर टू देम एक्सेप्ट इन फॉर्म ऑफ ब्रेड। लोग इतने भूखे हैं, ऐसे लोग हैं दुनिया में कि वो इतने भूखे हैं कि उनके लिए ब्रेड ही भगवान है। भगवान और फॉर्म में जो है वो आ नहीं सकता। समझ रहे हैं? कितनी बड़ी बात है ये। समझ गए? तो महात्मा गांधी जी ये कहते हैं। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं कंक्लूजन में। ठीक है? तो बस आज के लेक्चर में इतना ही था। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेक्चर बड़ा हो जाता है तो इससे घबराइए मत। आपके फ़ायदे के लिए ही मैं इतना डिटेल में बनाता हूँ। समझ गए? बहुत मेहनत से बनाता हूँ, तो इसको ज़रूर पूरा देखिए वीडियो को। और आपने देख लिया है तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना? चलिए, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसको स्कैन करके जो है पहुँच जाइएगा कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है? और इसके अलावा आप जो है इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया रहूँगा मैं, जिससे आप जॉइन कर लीजिएगा इसको। ठीक है? चलिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। टेक केयर, बाय बाय।